वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन हर साल 20 लाख खवातीन कैंसर से मुतासिर होती हैं, जिनमें से 1/3 अपनी ज़िंदगी गंवा बैठती हैं। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को कैंसर का ख़तरा है। यहाँ कैंसर से मुकाबला करना इसलिए भी मुश्किल है कि आप जब उस पर बात करना शुरू करते हैं तो मुआशरती जो अक़दार हैं उनको एक तरह से चैलेंज लिया जाता है उनको। बिल्कुल। अब इस मर्ज़ की इब्तदाई तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो तिब्बी माहिरीन हैं उनको ख़दशा ये है कि बहुत सी ख़वातीन शर्म की वजह से इस मर्ज़ के बारे में बात नहीं कर सकती हैं। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल कैंसर के इलाज के हवाले से पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद इदारा है। इलाज के साथ साथ शौकत खानम अस्पताल कैंसर के हवाले से आगाही का काम भी जारी रखे हुए और गुज़िश्ता 10 सालों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मुल्कगीर आगाही कैंपेन चला रहा है। ब्रेस्ट कैंसर या जो छाती का सरतान है उससे आगाही, उसकी अलामात, तशख़ीस, तरीका इलाज और उससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर उम्मे कुलसूम हमारे साथ मौजूद हैं, जो हैं हेड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैसे कि स्टेटिस्टिक्स की बात हुई कि पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा है, तो इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा सा और आप आगाह करेंगे कि ये कितना बड़ा ख़तरा है। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी अगर कॉल्स करके कुछ सवाल करना चाहें तो वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कितना बड़ा ख़तरा है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर 40,000 वुमेन, 40,000 ख़वातीन को पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है और ये डिफरेंट स्टेजेस पे डायग्नोज होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने की बहुत सी वजूहात हैं और जो हमारा आज यहाँ बैठने का और ये पूरा मंथ ऑफ अक्टूबर ऑब्ज़र्व करने का मकसद ये है कि हम ख़वातीन को आगाही दें, हम उन्हें वो रिस्क फैक्टर्स बताएं जिनकी वजह से ये कैंसर ना हो, किस तरह से उसे रोका जा सकता है सबसे अव्वल, और अगर हो जाए तो कैसे वो जल्द आएँ, बर वक्त तशख़ीस हो, बर वक्त उसका इलाज हो, क्योंकि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पे क्योरेबल है। अगर ये जल्दी आए, स्टेज 1, 2 पे आए तो इनका क्योर हो सकता है, लेकिन जब वो एडवांस स्टेज पे होता है फिर अनफॉर्चुनेटली उसमें क्योर की बात नहीं होती है, फिर सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें चांसेस लिए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट तब भी होता है, उसमें हम उनके डिजीज़ फ्री सर्वाइवल यानी कि बग़ैर बीमारी के जो सर्वाइवल है, ज़िंदगी है, वो हम थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कैंसर के हवाले से क्योर या 100% उसका खात्मा मुमकिन नहीं होता स्टेज 4 में। ये भी बताइए डॉक्टर साहबा कि जब कैंसर चले अर्ली तशखीस, वो तो एक हम कह रहे हैं कि अर्ली डायग्नोसिस से आपकी जान बिल्कुल बच सकती है और महफूज तरीके से आप एक क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं। जो खवातीन घबराती हैं कि कीमोथेरेपी के बाद बाल उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं और आप बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अगर हम एडवांस स्टेजेस की बात करें, जो खवातीन शर्माती हैं या उनको जो चेस्ट है उसमें लंप फील होता है या गिल्टी लगती है और वो छुपाए रहती हैं और वो नहीं किसी से जिक्र करती, तो वो कहाँ तक कैंसर फैलता है और किस तरह आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है? अच्छा, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये कि ख़वातीन छुपाती हैं, शर्मिंदगी महसूस करती हैं, ब्रेस्ट का नाम लेना एक टैबू समझा जाता है, और फिर जब एक दफ़ा घर में बता दिया, अगर वो बच्ची है उसने वालिदा को बता दिया, उधर उससे वालिद तक बात पहुँची तो वो वहीं पर उसे कर्ब कर दिया जाता है कि ये कैसी बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को गिल्टी महसूस हुई है, वो उसी वक्त अपने जो भी करीबी डॉक्टर हो, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, उसके पास जाएं, उसका बाकायदा टेस्ट कराएं, बायोप्सी कराएं, उसे निकलवाएं, और जो भी बहुत हर ब्रेस्ट की गिल्टी कैंसर नहीं होती है, लेकिन पता तभी चलेगा जब वो बाहर निकलेगी, जब उसका टेस्ट होगा। सो ये भी लोगों को सोचना चाहिए कि हो सकता है ये वाकई कैंसर ना हो, लेकिन एक गलत पीस ऑफ माइंड। लेकिन फिर इससे ये गलत फहमी भी होती है, जो खवातीन ये कहती हैं कि दर्द नहीं हो रहा गिल्टी में, कोई तकलीफ नहीं है तो वो छेड़ना नहीं उसको चाहिए, ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है। पेनलेस गिल्टी, बगैर दर्द की गिल्टी कैंसर हो सकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती भी है। पेनफुल गिल्टी आमतौर पे इन्फेक्शन, मेस्टाइटिस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कह रही हूँ चाहे वो पेनलेस है, ये चाहे पेनफुल है, दर्द है या नहीं है, हर उस औरत बच्ची को जिसको ये गिल्टी महसूस हो रही है, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर, अपने नज़दीकी मॉलेज के पास जाएं, अपने हेल्थ केयर सेंटर पे जाएं, वहाँ डॉक्टर उनकी इलाज करेगा, टेस्ट करेगा, उसे निकालेगा। अल्लाह ना करे अगर वो वाकई कैंसर आता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है, और अगर वो नहीं है कैंसर तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। और जो आपको ज़हनी सुकून और पूरी फैमिली को होगा कि ये कैंसर नहीं था और हमने टेस्ट करा लिया, तो उस जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना कि तलवार सर पे लटकती रहे और आप उस पर। वजूहात हैं, इनका तयन अभी तक मेडिकल साइंस नहीं कर सकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इस पेशेंट में क्यों हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर होने के चांसेस को इंक्रीज़ करते हैं। कुछ उनमें से हमारे हाथ में हैं, मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जैसे नॉन मॉडिफाइबल में, यानी कि नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है कि जो जिनको हम छेड़ नहीं सकते, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है।
जैसे खातून होना, ये हमारी मर्जी इख्तियार में नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उम्र का बढ़ना, बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस में इजाफा होता है, तो आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते। अगर फैमिली में हुआ हो पहले, अगर फैमिली में हुआ है तो आप फैमिली हिस्ट्री नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर आपकी फैमिली में हुआ है तो आपको ज़्यादा एहतियात करनी है, आपको ज़्यादा जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। और अगर फैमिली में है और आपको अभी कोई गिल्टी नहीं है, तब भी आई वुड से कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, और उन्हें बताएं, ताकि अगर कुछ अब म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि यहाँ पे टेस्ट होना शुरू हो गई हैं, और अगर वो म्यूटेशंस पॉजिटिव आएँ तो कुछ हम रिस्क रिड्यूसिंग मेजर्स ऑलरेडी कर सकते हैं, तो वो उनके मुताबिक उनको पेशेंट को लेके चला जा सकता है। लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं उसमें मोटापा सबसे बढ़ गया। सबसे पहले मोटापा, मतलब वैसे भी सोशली भी आजकल इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। वज़न बढ़ने से ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मर्ज, ये हर ये सबको पता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटापे से निजात हासिल करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि आप बिल्कुल बैठे रहें, काम ना करें, मुलाजमा सब कुछ कर रही है, चाय भी नहीं पीनी, तो जो इस तरह के ना इनएक्टिविटी, एग्जैक्टली, उससे भी आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ता है। अब मोटापा और इनएक्टिविटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसी डाइट लेते हैं या कुछ लोगों की जेनेटिक्स हैं कि वो मोटापा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं उनको भी हो सकता है। आप हफ्ते में वॉक शुरू करें, कम से कम 5 डेज़ वॉक करें, अपना कोलेस्ट्रोल लेवल्स, ये चीज़ें ठीक रखें, तो आपकी बाकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका कैंसर का रिस्क भी। फिर जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल हार्मोनल थेरेपीज़ जो दी जाती है ख़वातीन को, अगर वो फॉर द टाइम बीइंग है, किसी एक ख़ास मकसद के लिए किसी मुस्तनद गायनोकोलॉजिस्ट या मुस्तनद डॉक्टर ने दिया तो फ़ाइन, लेकिन अगर आप लिए चले जा रहे हैं अनलिमिटेड, उससे भी आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को बढ़ता है आपका रिस्क। तो ये चीज़ें जिन्हें आप रोक सकते हो, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं, और आपके हाथ में और आपके इख्तियार में। हम मज़ीद से बात करते हैं। सबा कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी सबा, क्या सवाल करेंगी? अच्छा, मुझे पूछना ये था कि मेरी वालदा को अर्सा कैंसर था, 18 साल उन्होंने मतलब ये ब्रेस्ट कैंसर में ही गुजारा, लेकिन उससे ये डेंजरस नहीं था ऐसा, क्योंकि उनको गिल्टी जो थी वो रिमूव कर दी गई थी और रेडिएशन लगा दी गई थी। अब ये पूछना ये, फिर मेरी सिस्टर बड़ी थी, वो इसी में ही मतलब उनको कैंसर से ही उनकी डेथ हुई है, लेकिन मुझे ये पूछा था कि ये बताएं कि आया ये गिल्टी हम लोगों को कहाँ पर फील होती है, क्या आया ये फैमिली मेम्बर्स में या उनकी बेटियों में भी जा सकते हैं, और ये गिल्टी हमें कहाँ फील होगी ताकि हम इस चीज़ को फौरी सीरियस लें और डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा सकें, मतलब फैमिली में का भी। ठीक है, सबा टीवी पे सुने। जी, मुझे इनसे ये पूछना है कि इनकी वालदा को किस एज पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, उनकी क्या उम्र थी? सबा लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बहन का भी बताया, हाँ, वो कि इनकी वालदा को किस एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, कि वो यंगर एज में हुआ था या पोस्ट मेनोपॉजल आफ्टर 50-60 हुआ था। दोनों में क्या फ़र्क है? जो यंगर एज में वो फेमिलियल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो बाद में है वो आपकी एजिंग प्रोसेस की वजह से, तो वो फेमिलियल नहीं भी हो सकता, वो हेरिडिटरी फिर नहीं आगे जाएगा। तो अब मुझे इनकी बात से सही समझ नहीं आया, लेकिन अगर इनकी वालदा को भी हो गया और इनकी सिस्टर को भी हो गया तो 2 कंसेक्यूटिव जनरेशंस में आ गया है। अब इनको ये चाहिए कि आई डोंट नो कब इनकी खाला या इनकी नानी, यानी कि जो प्रीवियस एक और जनरेशन था उसमें किसी को था कि नहीं, अब इनको ये चाहिए कि वालदा या बहन में से जिसको भी अर्लियर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, उस एज से, बल्कि उससे 10 इयर्स पहले इनका ब्रेस्ट मेमोग्राम हर एक जो भी इनकी ख़वातीन हैं फैमिली में, ये खुद कराएं, इनकी बेटियां, बहन की बेटियां, उन सब का हर साल में मेमोग्राम होना चाहिए। पैल्पेट किस तरह से करें? वो ये भी पूछ रही थी कि कहाँ फील होगी गिल्टी? फील ब्रेस्ट के अंदर ही होगी, आपको निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के पीछे हो सकती है, किसी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ब्रेस्ट के, आर्मपिट्स में भी, पहले उन 4 क्वाड्रेंट्स पे ध्यान दें, निपल एरियोला के पीछे ध्यान दें और अपनी आर्मपिट्स को देखें, और दोनों साइडों पे यही तरीका करें। इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, लेकिन अगर आपको वो तरीका नहीं पता है कि आप सर्कुलर मोशन में सेंटर से स्टार्ट करके ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हुए जाएं और एक्जिला तक जाएं और दोनों साइडों पे ये अमल दोहराएं, और अगर उस तरह से देखें या अपने आप को कलर चेंज हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रही है, अपने आप को अनड्रेस करके आईने के सामने खड़े होकर देखें कि अगर दोनों का साइज में डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे कोई प्रोमिनेंस आ रही है एक साइड पे और दूसरी पे नहीं है, कोई भी एक एबनॉर्मेलिटी जो एक साइड पे और दूसरी साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो चेक कराने की अटेंशन की जरूरत। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर तारिक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम, डॉक्टर तारिक ईरानी बोल रहा हूँ।
डॉक्टर साहबा आपके पास बैठी हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज से हर चीज़ डिस्क्राइब कर रही हैं, लेकिन प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज़ पता नहीं क्या है कि लोग जो हैं वो भूल जाते हैं बताना। और मुझे हैरत होती है कि एक यहूदी डॉक्टर यूके में बैठकर आरसीपी के मीटिंग के अंदर एक स्लाइड दिखाता है जो कुरान शरीफ से की एक आयत है जिसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि तुम अपने बच्चों को 18 माह दूध पिलाया करो। ये तुम्हारे 2 साल का मेंशन हुआ है उस आयत में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सदर मुमलिकत ने भी कई बार अपने बयान में कही है। बिल्कुल जी बिल्कुल कही होगी। तो वही समझ नहीं आता कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते। सही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं एक्चुअली ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अच्छा, एक और चीज भी हुई, एक सेमिनार मैंने अटेंड किया जिसमें कि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि जो माँ दूध पिलाती है उसका बचाव जरूर होता है क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो एक अल्लाह ने बनावट उसकी इस तरह से की हुई है कि उसने औलाद को दूध पिलाना है। लेकिन अगर वो नहीं भी फीड करती तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने फीड नहीं किया तो उसमें लाजमी कैंसर आएगा और किसी ने फीड किया तो उसमें बिल्कुल नहीं आएगा। उसको रिस्क को मिनिमाइज कर देता है ये बात। जो फीडिंग है उसके दौरान जो आपकी हार्मोनल चेंजेस हैं वो आपकी ब्रेस्ट एपिथेलियम या ब्रेस्ट के सेल्स पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट है उनका। अच्छा, जो मेडिकल साइंस है वो आपको ये नहीं बताती कि इसकी ड्यूरेशन कितनी हो तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे इन्होंने भी कहा और हमारे इस्लाम में भी है कि 2 साल जो है वो औरत अपने बच्चे को पिलाए, तो हम ये समझते हैं कि 2 साल पिलाने से प्रोटेक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा, लेकिन ये 100% उसको निगेट नहीं करेगा। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली औरत को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, डोज के चांसेस कम है क्योंकि उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। और जो नहीं करती ये नहीं है कि उसको 100% होगा, लेकिन बेहतर ये है कि जो हमारे दीन ने भी बताया और जो आपके बच्चे को भी उससे ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उसको जो हेल्थी न्यूट्रिएंट्स वहाँ से मिलते हैं उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग उसको बिल्कुल करना मोहम्मद गाजी साहब हैं हमारे साथ पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या सवाल करेंगे? डॉक्टर साहब, ये मेरी चाचा की बेटी है, वो उसने गिल्टी का ऑपरेशन करवा दिया है और अब उसको तकरीबन बाल भी उसके गिर रहे हैं और उसको ड्रिप लग रहे हैं, कम से कम 40-40 हज़ार के एक ड्रिप लग रहा है। और आप क्या ख्याल कर रहे हैं कि आप ये ठीक हो जाएगी? ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए, लाइन पे रहिए। गाजी साहब वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे चचा की बेटी हैं, उन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया है और वो रिमूव करा ली है गिल्टी, लेकिन साथ साथ उनको वो 40-40 हज़ार के टीके लग रहे हैं, गालिबन वो कीमो की बात कर रहे हैं, टीके लग रहे हैं कुछ, तो वो कह रहे हैं कि क्या वो ठीक हो जाएंगी? देखिए बाल गिर रहे हैं, हाँ अगर बाल गिर रहे हैं और जो आपने प्राइस बताई है ना कीमोथेरेपी वहाँ पे डॉक्टर साहब दे रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। और चूंकि सिर्फ गिल्टी निकलने से तो मुझे नहीं पता उसकी क्या स्टेज है, लेकिन स्टेज कौन सी थी गाजी साहब? वो मेरे ख्याल गालिबन से अगर कोई कैंसर के अलामात थे तो उसमें ड्रिप लग रहे हैं उसको। जी खास करके अगर वो कम से कम महीने में 1 या 2 ड्रिप लग रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी चचा की बेटी? 21 डेज उसकी उम्र कम से कम 50-55 साल है सर। अगर उनका अर्ली स्टेज है, जल्दी वाला पकड़ा गया है और सिर्फ ब्रेस्ट में था और जिस्म में कहीं और नहीं फैला था तो बहुत चांस है कि इंशाल्लाह वो 100% क्योर हो सकती हैं। तो जो इलाज आपको डॉक्टर ने तजवीज़ किया है ये बिल्कुल ठीक है और इसको मुकम्मल करवाना है, आधे में नहीं छोड़ना। बिल्कुल, और खुराक का ख्याल रखना है उनकी। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 40-40 हज़ार की अगर ड्रिप्स हैं तो ये अफोर्डेबल तो किसी सूरत नहीं है इलाज, और जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है वो इस इलाज की तरफ नहीं जा सकता। मतलब जो 40 हज़ार का फिगर हम कह रहे हैं कि पर ईयर खवातीन को हो रहा है, तो उसमें 40 हज़ार में से कितनी परसेंट वो होंगी जो अफोर्ड कर सकती होंगी और कितनी परसेंट दूर दराज के इलाके जहाँ पर टर्शरी केयर यूनिट्स भी नहीं है? तो इसीलिए हमें एक तो प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि अब ये इलाज कैसे लोगों की दस्तरस में आ सकता है, इसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए इसमें यह है कि जैसे सब लोग शौकत खानम नहीं आ सकते, तमाम कैंसर के मरीज़ों को शौकत खानम नहीं केटर कर सकता, लेकिन लाहौर में जैसे गंगाराम हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, म्यो हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑन्कोलॉजी के यूनिट्स हैं और वहाँ पे ये दवाएं मिल रही हैं। इसी तरह हर सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं की ये जो कीमो के हैं ड्रिप्स, ये क्या प्राइस तकरीबन होती है वहाँ पे? टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि हम इन चीज़ों लेकिन ये 40 हज़ार होगा या कम होगा? वहाँ पर सब्सिडाइज्ड होगा? कम होगा और बहुत जगहों पे शायद इन्हें मतलब विदाउट एनी प्राइस भी मिल सकता है, जो मेरे अपने पाकिस्तान में ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहाँ पर ये इलाज इस तरीके से मुफ्त में हो सके। लेकिन केपी में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है वहाँ पे हो रहा है। केपी में शौकत खानम के अलावा मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ये बहुत कम है
और ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को नहीं केटर कर सकते, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को और हम सब को मिल के मज़ीद यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत छोटे यूनिट्स और बहुत जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तक, ताकि लोगों की पहुँच हो, आसानी से हो, और ये कैंसर का इलाज मुमकिन हो। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फैसलाबाद से खालिदा बात कर रही हूँ। जी जी जी, मेरे पास एक बच्ची है महक, एज है उसकी तकरीबन 17। उसके ब्रेस्ट में गिल्टी है जो बहुत पेनफुल है, दर्द बहुत ज्यादा होती है उसे। तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा जी टेस्ट करवाएं। अब उसको टेस्ट के लिए लेके गए हैं, तो वो पिनम हॉस्पिटल फैसलाबाद, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये 7000 में टेस्ट होगा। शी इज अ नीडी गर्ल। ये आप तो उसको सरकारी अस्पताल लेके गई थी? जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये है, जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे गायनी का बड़ा अच्छा शोबा है, वहाँ अच्छा, ठीक है, डॉक्टर ने चेक किया है। अब ये है कि वो नीडी गर्ल है और उसकी मदर बड़ी परेशान है, 15 डेज हो गए हैं वो उसी पेन में फिर रही है, टेस्ट भी नहीं करवा पा रही है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं ना हमारे इर्द गिर्द, तो उनका क्या करें हम? तो ये कितने का टेस्ट बताया है? 7000 60,000 7,000 का। अच्छा जी, 7000। ओके, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टेस्ट जो है ये 7,000 रुपए का आप कह रहे हैं ये हो रहा है? नहीं, पिनम हॉस्पिटल फैसलाबाद गए हैं ना, जनरल हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी आप टेस्ट करवाएं। अच्छा, जनरल हॉस्पिटल में ये टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, उन्होंने कहा है कि आप करवाएं, तो बाहर से जो हो रहा है वो 7,000 का हो रहा है। जी, वो जाहिर है वो मिडवाइज है, वो घरों में काम करने वाली खवातीन है, वो इतने महंगे टेस्ट। 2-3 बच्चियां ऐसी, एक तो महक मैंने आपको रजिस्टर्ड करवाई है ना बच्ची, जी जी, तो बहुत पेनफुल है, वो जाती है पेन किलर लेती है या वो कुछ इंजेक्शन लगवाती है, तो 1 आध दिन गुजर जाता है उसका। हाँ ठीक है, सही है। तो ये जो 7,000 वाला मसला है ये तो चले हम अपनी उससे करवा देंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो बाकी मसला है वो ये कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो छोटे शहरों में हैं जिनके पास इतनी नहीं है, तो वो करेंगे क्या? ये तो चले इन्होंने कॉल कर ली, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ताला अब करवा दे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? इसमें हमारी फिर पॉलिसी मेकर्स का ही है कि वो इन टेस्ट को आसान करें और फ्री ऑफ कॉस्ट करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी, ताकि हर एक की अप्रोच में हो। टेस्ट होगा तो डायग्नोसिस होगी, और डायग्नोसिस होगी तो उसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन या क्योर की बात हम तब करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट जो है वो उसकी कॉस्ट वैसे कितनी होती है? जो ज़ाहिर है जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो तो कुछ उसके ऊपर मार्जिन भी रखते होंगे। ये मेरा ख्याल है कि अल्ट्रासाउंड की बात कर रही होंगी, हो सकता है वो हो बुनियादी टेस्ट जिससे ये पता कराना है कि क्या कैंसर है या नहीं। उससे सिर्फ मेमोग्राम से या अल्ट्रासाउंड से आपको ये पता चलता है कि हाँ ये गिल्टी है और ये ज़्यादा कैंसर वाली लग रही है या नहीं है या नहीं, वो बायोप्सी से पता चलता है। अच्छा, और तो उनकी क्या कॉस्ट होती है तकरीबन, अगर कुछ आप आइडिया दे सकें? इसी तरह से 7 to 10,000 का मसला। ओके, तो ये शायद इन्हीं में से कोई टेस्ट होगा ना। जी, नीलोफर साहिबा हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी जी जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि किस एज तक ये खतरा रहता है कैंसर का? अच्छा, दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि गिल्टी की नौयत कैसी होती है, नरम होती है, सख्त होती है? और एक और मेरा सवाल है कि मेमोग्राम में अगर गिल्टी नहीं निकलती और जी और हेलो फरमाइए, और अल्ट्रासाउंड में भी नहीं निकलती, तो फिर हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए? थैंक यू जी। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल था कि एज, कौन सी एज के बाद हमें खतरा टल जाता है? नहीं, कोई ऐसी एज नहीं है, मतलब आपकी फीमेल सेक्स है, बल्कि मेल्स में भी हो सकता है, और आपको कभी भी किसी भी एज में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जो यंगेस्ट रिपोर्टेड कैंसर केस है पाकिस्तान का, वो 8 इयर्स की बच्ची थी। जो मेरे पास यंगेस्ट जिसको मैं ट्रीट कर रही हूँ वो 18 इयर्स की है, और जो अब ये रुझान यंगर लड़कियों की तरफ भी आ रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको किसी एज में भी हो सकता है। अच्छा। तो 75-80 की एज पे भी हो सकता है, नंबर 1। ठीक है, और गिल्टी कैसी होती है? गिल्टी आमतौर पे सख्त होती, देखिए अगर आपको कोई सी भी गिल्टी है तो प्लीज़ उस पर ये ना जाए कि ये कैंसर होगी या नहीं होगी, उसका टेस्ट कराएं सबसे पहले। आमतौर पे सख्त, हार्ड, इरेगुलर, कि उसके बॉर्डर्स सही से पता ना चलें, पेनफुल भी हो सकती है, पेनलेस बग़ैर दर्द के या दर्द के साथ भी हो सकती है। उससे जब वो बढ़ जाए तो वो स्किन को इन्वॉल्व कर लेती है, उसके ऊपर स्किन की चेंजेस है, जैसे ऑरेंज की छिलका होता है उस तरह की स्किन हो सकती है,
उससे भी बढ़ जाए तो उसके अंदर से मवाद निकलना, किसी की भी किस्म की तब्दीली आए तो आप फौरन डॉक्टर को दिखाएं। कुछ भी कोई गिल्टी अगर आपने फील कर ली है तो फिर आपको घर में चैन से नहीं बैठना चाहिए। आप जो तीसरा सवाल था इनका कि अगर गिल्टी ना आए मेमोग्राम में या अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड और मेमो में नहीं आई गिल्टी, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत कम चांसेस हैं, और सिर्फ डेंस ब्रेस्ट या बहुत फेमिलियल होती हैं जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि MRI करवा लें, लेकिन एक आम खातून एवरेज जिसका रिस्क है, जिसकी फैमिली में नहीं है, उनका एक दफ़ा नेगेटिव आ गया तो आप खुश हो जाएं, लेकिन अगले साल फिर मेमो करवाएं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा बिल्कुल ही बेगम हो जाएं। शुमाइला रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम, मुझे अपनी वालदा के बारे में पूछना था। जी फरमाइए। 5-6 माह पहले एक गिल्टी डायग्नोस हुई है, अब उनके हम टेस्ट करवा रहे हैं, मेमोग्राफी भी हुई है, बायोप्सी वगैरह भी हुई है, बाकी टेस्ट भी अब हम MRI वगैरह हमें उन्होंने बताए थे वो करवा लिए हैं। अब काइंडली इनसे पूछिए कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन सी फैसिलिटीज हैं और क्या मतलब पाथ होगा ट्रीटमेंट का, क्योंकि बाद लोग कह रहे हैं ऑपरेट पहले होगा, बाद कह रहे हैं कि जी कीमो पहले करेंगे, लेजर से शॉर्ट करके फिर कट करके फिर निकालेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा अगर इन्होंने कुछ पूछना। जी इनकी डायग्नोसिस हो गई है, जो मुझे इनकी बात से समझ आई है। थेरेपी कौन सी कराएं वो कह रहे हैं, मैं बता रही हूँ। देखिए इसका टीवी पे बैठ के नहीं किया जा सकता तयन के कौन सी होगी, ये जाएंगी किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। तो पिंडी में जैसे नूरी है, शिफा है, पिम्स है, रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल है जो बेनज़ीर हॉस्पिटल, CMH, बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकती हैं, वहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे। वो आपके ये तमाम टेस्ट, जैसे आप कह रही हैं MRI हुआ है, हो सकता है कभी CT की भी ज़रूरत होती है, वो देख के जो गिल्टी का साइज़ है, जो उसके ऊपर कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं, जो आपकी एज है, उन सब को नज़र में रखते हुए वो बताएंगे कि क्या पहले सर्जरी होगी या पहले कीमोथेरेपी होगी, और होना दोनों है। रेडिएशन कहाँ आती है? रेडिएशन उसके बाद आती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कीमोथेरेपी की 6 या 8 साइकिल से बिल्कुल गायब होगी, ये फील नहीं हो रही तो अब हमारी सर्जरी नहीं होगी, या 4 के बाद गिल्टी गायब हो गई है तो बाकी कोर्स नहीं होगा। कीमोथेरेपी जो आपकी शुरू में हम बताते हैं, वो कुछ फैक्टर्स को सामने रख के बताते हैं, वो ज़रूर होनी होती है। सर्जरी बहुत इंटेग्रल पार्ट है, वो होनी होती है। रेडिएशन कुछ केसेस में तो वो बचत भी हो जाती है, मतलब सर्जरी से नहीं, सर्जरी और कीमोग्राफ रिक्वायर्ड है तो होती है। रेडिएशन से अगर मेस्टेक्टमी पूरी की पूरी छाती रिमूव कर दी, उसका साइज़ छोटा था, उसके बगल में कैंसर के सेल्स नहीं थे, तो रेडिएशन नहीं होएगी। या अगर वो DCIS एक और जो प्री कैंसरस कंडीशन है तो उसमें नहीं होगी। लेकिन ये तमाम जो आपको मालूमात हैं आपका ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को सामने रख के, पूरी रिपोर्ट सामने रख के फिर बताएगा। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा साहिबा फैसलाबाद से बात कर रही हैं। जी जी, अच्छा मुझे ये पूछना था कि मैं मतलब 40+ हूँ, मैंने जो है सारे ट्रीटमेंट्स करवा चुकी हूँ अपने, मतलब मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा गिल्टी वगैरह नहीं है, तो लेकिन फिर भी मुझे अक्सर पेन फील होती है। तो क्या ये इस तरह से भी हो सकता है कि विदाउट गिल्टी कोई खुदा ना खास्ता कोई इस तरह से प्रॉब्लम बन सकता है? आपकी फैमिली में किसी को था कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पहले? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, किसी को नहीं। अच्छा आयशा जी आयशा साहबा, ऐसा है कि ब्रेस्ट में दर्द या ब्रेस्ट का एंगोजमेंट ये नॉर्मल साइक्लिकल भी हो सकता है, जो हर महीने कहती है एक 30 किस्म की उठती है, वो फील होती है। तो अगर वो आपकी नॉर्मल है और हर माह आपके उस मंथली साइकिल के साथ हो रही है तो कोई इसका ऐसा मसला नहीं है। और स्पेशली अगर आपका मेमोग्राम भी हो गया और उस पर आप एक एवरेज रिस्क, एक नॉर्मल आम पाकिस्तानी खातून की तरह हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक आप में कैंसर के असरात नहीं और इंशाल्लाह नहीं हो। लेकिन आपको हर साल अपना मेमोग्राम जरूर करवाना चाहिए एज पर द रिकमेंडेशन। कुछ और कह रही हैं जी। और ये फिजिकल जो है इसका पैल्पेट करना, खुद को खुद मुआयना करना, चेकअप है, वो कितनी देर बाद करवाना चाहिए? वो आप हर माह कर लें अपने पीरियड से फारिग होने के बाद, और अपने आप को एक पैटर्न बना लें कि आपने पहले अपनी ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना है, फिर एक्जिला को करना है और उसके ऊपर स्किन को देखना है, और वो इसी तरह से आप हर माह अपने आप को एग्जामिन करें, बल्कि अपने हम घर वालों को भी बताएं, जो और ख़वातीन बच्चियाँ जो भी हैं, ताकि सब करें और अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो वो जल्दी डिटेक्ट हो। और अगर आप आयशा किसी डॉक्टर के पास गई हैं या जाने वाली हैं, उसके बजाय अगर खुद पैल्पेट करना चाह रही हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। तो ये भी मैं ख़वातीन को बता दूं कि अगर किसी को शर्म आ रही है या कोई नहीं किसी और को बताना चाह रहा, तो वो खुद से खुद देख ले, ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद हैं। पैल्पेट ब्रेस्ट कैंसर आप लिखेंगी वहाँ पे आ जाएगी यूट्यूब में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने और बहुत अहम मौजूद था।